हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 10 फिजिक्स हिंदी मीडियम वालों के लिए जी यहाँ पूरा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में लेके आए हैं। पूरा नोट्स है इसमें। आप अगर इसको देख लेंगे तो आपका स्कूल प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों क्लियर हो जाएगा। पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड लेके आए हैं। हर एक चीज इसमें, हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। कोई भी ऐसा है आपको लग रहा है कि नहीं सर ये टॉपिक छूटा हुआ है, थोड़ा आप उसको डिस्कशन कीजिए, तो बिल्कुल मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि वो भी आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास 10 साइंस का जो है 12वां चैप्टर विद्युत के बारे में जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 10 साइंस फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 है। अगर विज्ञान का लेंगे, क्योंकि विज्ञान में 3 भाग दिए हुए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है। तो हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो सबसे पहले आता है विद्युत धारा और परिपथ। ये विद्युत धारा और परिपथ या फिर विद्युत धारा होती क्या है, क्योंकि आपके मन में सवाल आता है कि सर अगर विद्युत होती है तो या हमने हमारे घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो होती क्या है, उसकी क्या नाम देंगे, उसकी परिभाषा क्या होती है। क्योंकि अगर कभी कभी तो पूछा नहीं जाता बट कभी कभी आ जाता है, यानी कि अक्सर पूछा नहीं जाएगा लेकिन कभी कभी आ जाए, तो आपको उसको कैसे करके आना है वो भी सबसे बेहतरीन तरीके से। तो हर एक यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आप अपनी अच्छे से आप बस पढ़ाई करिएगा। ठीक है। तो नोट्स अपना जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम देखें तो विद्युत धारा और परिपथ, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ किसी जगह से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। अब आता है आपका विद्युत आवेश। क्या आता है अगला, विद्युत आवेश। तो किसी पदार्थ द्वारा हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश जो होते हैं हमारा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। जो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलाम होता है। अब आता है आपका धन आवेश। तो वह आवेश जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है, धन आवेश कहलाता है। वह आवेश जो कांच की छड़ को किससे रगड़ने पर, रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को ही धन आवेश कहते हैं। फिर अगला है दूसरा जो है यहाँ पे ऋण आवेश है। यह ऋण आवेश क्या होता है, वह आवेश जो आबनूस की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ने पर, सॉरी यहाँ तो हमारी है क्या, वो हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, सही है, रगड़ने पर आबनूस से उत्पन्न होता है। ये बिल्ली हो जाएगा, सही रहेगा, बिल्ली है, बिजली नहीं, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस में उत्पन्न होता है जो आवेश, उसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। तो वह आवेश जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस में उत्पन्न होता है आवेश, उसे हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। अब आपका आता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेश की व्याख्या। ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेश की व्याख्या क्या होती है,
तो आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप से इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। आवेश वाहकों की जो परिकल्पना का आधुनिक रूप ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार देखें नीचे, पहला है प्रत्येक परमाणु में बीच की एक भारी भाग होती है जिसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक भारी भाग होता है जो कि उसके मध्य में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक, यानी बोले तो न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस नाभिक, यह जो नाभिक होता है, परमाणु जो होता है, वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। जो नाभिक बना होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अगर पूरा परमाणु बात करेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। वहीं पे प्रोटॉन पर देखिए तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। और इस प्रकार नाभिक क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। क्यों धनावेशित हो जाता है? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उस पर तो धन आवेश होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, बल्कि क्या होता है? वह आवेशहीन होता है। इसलिए पूरा का पूरा नाभिक क्या होता है? धनावेशित हो जाता है। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार के कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं और इन कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार के, यानी कि एक तीसरा प्रकार क्या हो जाए? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हो गए और तीसरा क्या आएगा? वो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो किसके? प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। यानी जितना प्रोटॉन पर धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऋण आवेश उपस्थित होता है। अब आपका आता है आवेश के आधार पर पदार्थ के प्रकार, यानी कि जो आवेश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के आधार पर अगर पदार्थ दिखे तो हमारा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चालक, अचालक और तीसरा अर्धचालक। तो पहला है चालक, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, यानी कि वे पदार्थ जिसमें आवेश क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाता है, विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं में जैसे पीतल, चांदी, तांबा, कार्बन और आपका लोहा इत्यादि जितने भी होते हैं, यह सब क्या होते हैं? चालक होते हैं। और क्या आते हैं? पारा, अम्लीय जल, लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी आदि विद्युत के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चालक होते हैं। दूसरा आता है अचालक। अब ये अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत के अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी जब हम उसको करंट देंगे तो क्या करंट उसमें जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम समझे ये लकड़ी है, क्या है? यह लकड़ी है। अगर लकड़ी में आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। और यही क्या हो जाएगा? आपका अचालक हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ग्रेफाइट देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ? ग्रेफाइट में अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को डालें तो जाहिर सी बात है प्रवाहित होगा। अगला आता, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाए? जैसे कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी इत्यादि जितने भी होते हैं सब का आते हैं आपके अचालक के अंतर्गत आते हैं। तीसरे आते हैं आपके अर्धचालक। ये अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक हैं परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक बन जाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि जितने भी होते हैं उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अगला आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक एवं अचालक की व्याख्या, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक और अचालक क्या होते हैं। तो जब चालक पदार्थों के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार के पदार्थों को वैद्युत चालक कहते हैं। और इसके विपरीत पदार्थों के परमाणु की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं
तथा ये धारा के प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते और इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत का अचालक कहते हैं। अब आपका जो परिभाषा आती है वो आती है विद्युत विभव की। ये विद्युत विभव क्या होती है, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है या विद्युत की माप होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला आता है विद्युत विभवांतर। ये विद्युत विभवांतर की क्या होती है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर V वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। या फिर विद्युत विभवांतर का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि किया गया कार्य एवं आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और जो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू किया गया कार्य बट्टे आवेश। और 1 वोल्ट में कितना होता है, 1 जूल होता है, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। अब आता है आपका विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या होती है, तो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा क्या होती है, सीधा बता देना है, जो वैद्युत आवेश होती है उसकी प्रवाह होती है और उसकी जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है और इसे हम लोग स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में t सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ की विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आवेश बटे समय अर्थात I इक्वल टू स्मॉल q अपान t हो जाएगा। और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड होता है। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर निकालना है तो यहाँ पे अगर 1 में का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा और कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, समय का मात्रक क्या ले रहे हैं, सेकेंड ले रहे हैं। तो 1 कूलाम आवेश को यदि 1 सेकेंड तक किसी भी परिपथ में प्रवाहित करें तो कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड हमें प्राप्त होगा विद्युत धारा। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर 1 मिली एम्पियर में कोई पूछे कितना होता है तो 10 घाते -3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10 घाते -6 एम्पियर होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट में याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, दे देगा कि 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10 घाते -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 घाते -6 एम्पियर होता है। अब आता है आपका ओम का नियम, ओम्स लॉ। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल ये कहीं ना कहीं ओम का नियम पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको बेहतरीन तरीके से याद करके जाना है कि ओम का नियम क्या है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है, हमेशा और हमेशा नियत रहता है। तो ओम का नियम याद कर लो, क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब इत्यादि कुछ भी हो सकता है उसमें परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत रहता है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I हो तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल I अर्थात V अनुक्रमानुपाती I V। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा यानी अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे हमारा R एक नियतांक मिलेगा, यानी कि V अपान I इक्वल टू R अथवा V इक्वल टू IR। ओम के नियमानुसार जब किसी चालक का ताप तथा भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तो चालक का प्रतिरोध क्या रहता है, हमेशा और हमेशा नियत रहता है। V क्या है, विभवांतर है, I मतलब यहाँ पे धारा हो गई, और R क्या हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब आपका आता है वैद्युत धारा एवं विभवांतर के मापन से ओम के नियम की सत्यापन, यानी विद्युत धारा एवं विभवांतर के मापन से ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। जो ओम का नियम होता है किसके लिए सत्य होता है, हमेशा और हमेशा धातु चालकों के लिए सत्य होता है। यदि लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ खींचे तो यह एक सरल रेखा आनी चाहिए। इसके लिए कांस्टेंटना यूरेका तथा मैग्नीन
का एक तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। यहाँ पे फिगर दर्शाया गया है, इसको आप बना सकते हैं। इस तार के श्रेणी क्रम में एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। तार के सिरों के बीच समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाते हैं और कुंजी को लगाने पर पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। धारा का मान I अमीटर से तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्टमीटर से पढ़ लेते हैं। फिर धारा नियंत्रक तथा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदल बदल कर कई बार अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ लेते हैं। इन प्रत्येक प्रेक्षणों से प्रत्येक बार V/I का मान उतना ही आता है। VI में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट में कि तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अतः V अनुक्रमानुपाती I, V जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे R एक नियतांक मिलेगा, यानी कि V=IR, अर्थात ओम का नियम हमारा क्या है, सत्य है। अब आपका आता है वैद्युत प्रतिरोध। ये वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो जब किसी चालक के सिरे के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। तब विद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R=V/I। यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। और ओम को ग्रीक अक्षर किसे दिखाते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम को याद रखना, इससे ही प्रदर्शित करते हैं। 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 10⁻6 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 ओम। मेगा ओम में 10⁻6 प्लस में रहेगा और माइक्रो में 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब आपका अगला आता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है, यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है वह किन कारणों पर निर्भर करता है। तो एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला तो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि तार का प्रतिरोध R तथा लंबाई L है तो R अनुक्रमानुपाती L, अर्थात कह सकते हैं कि जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक, जितना तार लंबा हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, जितना तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जितना तार छोटा होगा उतना ही उसकी प्रतिरोध कम होगी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, याद रखना। यहाँ पे मोटाई से बात नहीं करेंगे, लंबाई से बात करेंगे। यहाँ किससे बात करेंगे, लंबाई से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगला है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि तार का प्रतिरोध R और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो R प्रोपोर्शनल पाने, अर्थात कह सकते हैं कि तार जितनी मोटी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और जितनी तार की मोटाई कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। अगला आता है आपके तार के पदार्थ पर। विभिन्न पदार्थों के लिए तार का समान लंबाई व समान मोटाई खींचे जाए तो उसके प्रतिरोध क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि अलग अलग पदार्थ के लिए जो तार का प्रतिरोध होता है वह अलग अलग होता है। अगला है ताप। तार के ताप पर, तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L अपान A। अब जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती होगा तो कि हम हटेगा तो कि हमारा क्या मिलेगा, नियतांक मिलेगा, जहाँ के क्या नियतांक है जिसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है और इसे ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि L बराबर 1 मीटर लें और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो मान रखने पर क्या मिलेगा, हमारा R ओम मीटर मिलेगा, यानी कि 1 ओम मीटर मिलेगा। और ये हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर कभी कभी दे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम इंटू मीटर होता है, याद रखना।
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम इंटू मीटर होता है। अब आती है वैद्युत ऊर्जा। ये वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने से जो ऊर्जा वे होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो Q कूलाम आवेश को चालक के सिरे के दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य अथवा वह वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, W = V × Q जूल होगी। पहला यहाँ पे है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र कैसे निकालेंगे, तो माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है तथा इसमें I एम्पियर की धारा t समय में प्रवाहित होती है, तब चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा, तो हो जाएगा Q = I × T कूलाम। और वह वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, W × V × Q हो जाएगा, W = V × Q हो जाएगा। अब यहाँ पे Q के स्थान पे क्या रख देंगे, I × T रख देंगे, तो W = V × I × T अर्थात W = VIT क्या हो जाएगा, जूल। समीकरण 1 रख लेंगे इसको। अब दूसरा यहाँ पे अभी लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा धारा एवं प्रतिरोध के पदों में सूत्र। ये किसके पदों में सूत्र है, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र है। और वैद्युत ऊर्जा धारा एवं प्रतिरोध के पदों में सूत्र क्या हो जाएगा, यदि चालक का प्रतिरोध R ओम है तो ओम के नियम से V = क्या हो जाएगा, IR। इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि V बराबर क्या हो जाता है, IR। तो जब यहाँ पे V के स्थान पे IR रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I × R × IT I² और R × T हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ पे है आपका वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में सूत्र। तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, V = IR अथवा I = V/R होता है। अब समीकरण 1 में I का मान रख देंगे, I के स्थान पे क्या रख देंगे, V/R रख देंगे। यहाँ पे जो I है यहाँ पे क्या रख देंगे, V/R रख देंगे। तो जब रख देंगे तो V × V/R × T और V में V का गुणा V²/R × T हो जाएगा। और ये हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा लास्ट में मात्रक। अब है अगला प्रतिरोधों का संयोजन। अगर प्रतिरोधों का संयोजन देखें तो ये हमारा सिर्फ 2 ही प्रकार से किया जाता है। पहला किसमें किया जाता है, श्रेणी क्रम में, दूसरा किया जाता है आपका समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, बता दीजिएगा। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा का मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के अंतिम सिरे से जुड़ा होता है। और यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम होता है। और इसमें देखिए 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे से दूसरे सिरे से ऐसे जोड़े हैं। इसमें बैटरी और एक कुंजी लगी है। श्रेणी क्रम में प्रवाहित जो प्रतिरोध क्या होता है, RS = R1 + R2 + R3 होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है, तब कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग होगा, अर्थात V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। और V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से IR होता है। और धारा तो सब में समान रहेगी लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तो अगर हम लोग इसको पूरा जोड़ दे तो V1 के स्थान पे रख देंगे मान, तो V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। अब R तीनों में कॉमन है, हम लोग निकाल लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V = I × R1 + R2 + R3। और V1 + V2 + V3 बराबर क्या है, V है, तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR।
तो V के स्थान पे IR रख देंगे, I बराबर I इंटू R1 और I से I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। अब दूसरा आता है, जो आता है वो आपका समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन। इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, देख लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, जाके वहां पे देख सकते हैं। तो पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध में एक गुजरने वाली धाराओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है, तो V अपान R हो जाएगा। I1 इक्वल टू V अपान R1, क्योंकि विभवांतर सब में समान रहेगा। V अपान R2 प्लस V अपान R3, V तीनों में हम लोग क्या क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और V से V कैंसिल कर दीजिए बस। और जो मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यानी कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब अगला आता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है और इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तार जो होता है वो हमारा गर्म हो जाता है और इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब अगला आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे दिखाते हैं, ईवी से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। जबकि इन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू EV, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मान कितना होता है 1.6×10⁻⁹ कूलाम। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट तथा W इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1.6×10⁻⁹ कूलाम इंटू वोल्ट होगा। चूंकि चालक में T सेकंड में उत्पन्न उष्मा H इक्वल टू W अपान 4.2 कैलोरी हो तो इसको समीकरण 1 बना लेंगे। परंतु जो वैद्युत ऊर्जा होती है W इक्वल टू VIT मैंने अभी निकाला था ना, उससे आप निकाल सकते हो, जो समीकरण 1 समीकरण 2 बनाए थे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, VIT, क्योंकि W के स्थान पे VIT रख देंगे तो VIT अपान 4.2 कैलोरी है समीकरण 2। यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। अतः समीकरण 2 से देखेंगे तो उत्पन्न उसमें क्या हो जाएगा, H इक्वल टू IR इंटू IT अपान 4.2, क्योंकि V इक्वल टू क्या रखेंगे, IR, तो रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे आपस में तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी, ये समीकरण 3 हो जाएगा। पुनः ओम के नियम से देखेंगे तो V इक्वल टू V अपान R, समीकरण 2 से उत्पन्न उष्मा क्या है वहां पे, V इंटू V अपान R इंटू T अपान 4.2, क्योंकि इसका हम लोग मान रख देंगे I के स्थान पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपान 4.2 इंटू R, और ये कैलोरी, और ये हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, क्योंकि उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, आपको पता ही होगा। अब समीकरण 2, 3, 4 से स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न उष्मा पहला क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा के वर्ग I स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि R व T क्या हो, स्थिर हो, तब हमारा जो चालक में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती है। दूसरी प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है यदि I और T क्या हो, स्थिर हो, और तीसरा समय T के अनुक्रमानुपाती होती है यदि I और R स्थिर हो। ये तीनों नियम उष्मा उत्पादन के जूल के नियम कहलाते हैं। अगला आपका आता है वैद्युत सामर्थ्य एवं वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति क्या होती है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं या फिर वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और वैद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होती है, ऊर्जा बटे समय। यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो तो तब परिपथ का वैद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W अपान T जूल प्रति सेकंड, और P बराबर क्या हो जाएगा, W अपान T जूल प्रति सेकंड होगा। वैद्युत सामर्थ्य के मात्रक जूल 1 सेकंड को वाट कहते हैं। अतः यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। अथवा P इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वी आई वाट समीकरण एक रखेंगे और V बराबर क्या होता है आई आर, इसमें हम समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू आई आर वाट, समीकरण 2 बन जाएगा। पुनः ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, और अगर I का मान निकालें तो V अपान आर, और R के I के स्थान पे इसको रख देंगे तो P बराबर क्या मिल जाएगा V स्क्वायर अपान आर इंटू वाट मिल जाएगा। अतः किसी वैद्युत परिपथ में भी वोल्ट विभवांतर पर वह वैद्युत सामर्थ्य प्रतिरोध क्या होती है, विद्युत क्रमानुपाती होती है। अर्थात 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁻- प्लस 6 वाट, और एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हार्स पावर, कभी बोलते हैं ना कि 1 एचपी में 1 हार्स पावर में कितनी होती है, 1 घोड़े में शक्ति, तो 746 वाट होती है। तो 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, 1 अश्व शक्ति यानी कि 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अब किलोवाट तथा जूल में संबंध, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 1 घंटा इक्वल टू 1000 प्रति जूल प्रति सेकेंड इंटू 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 और सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 जूल आ जाएगा। और इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला है यहाँ पे वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। तो सबसे पहले आता है आपका वैद्युत बल्ब। ये वैद्युत बल्ब क्या होता है, वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकाल कर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, और बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी चढ़ी रहती है जिसके दोनों ओर 2 पिन लगी रहती है, और टोपी के मुंह को चपड़ा भर कर सील बंद कर देते हैं, और इसमें चपड़े के जस्ते के 2 टाके लगे रहते हैं। इनका संबंध 2 मोटे तारों से होता है, और ये तार कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार ले जाए जाते हैं कि आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इनके भीतरी सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा रहता है जिसे तंतु कहते हैं। अतः तंतु में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह श्वेत प्रकाश देने लगता है। और इसका दोष क्या है, इस बल्ब में यह दोष है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवार से जम जाता है, और जिससे बाहर से आने वाले प्रकाश क्या होती है, धुंधली पड़ जाती है। बल्ब में निष्क्रिय गैस भरना, तो ऊंची सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैस यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन भरी रहती है। इससे तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता। वैद्युत बल्ब में से वायु को निकाल देना आवश्यक है। अतः तंतु गैस गर्म होने पर ऑक्सीजन से संयोग करके जल जाएगा, और निष्क्रिय गैस की उपस्थिति में ऐसा नहीं होता। बल्ब के अतिरिक्त वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित और सारे हमारे उपकरण जैसे कि वैद्युत ऊष्मक होता है, वैद्युत इस्त्री होती है, और फ्यूज इत्यादि जो भी होते हैं वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। और ये वैद्युत इस्त्री मतलब जो आप प्रेस करते हैं जैसे कि अपने कपड़ों को करते हैं वही होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत धारा है यानी कह सकते हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपका मेरे प्यारे जो पूरा चैप्टर खत्म होता है। कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं पढ़ाया गया तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी मैं आपको क्लियर करके प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की सबसे बेहतरीन तैयारी आपका यह यूट्यूब चैनल SKM स्टडी कराता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।